पीछे रह गई जमींदार की ठहाकों वाली हंसी, जो मोहन के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रही थी। पर मोहन को नहीं पता था कि इस अपमान के बाद ही उसकी किस्मत का जादुई दरवाजा खुलने वाला था। जमींदार ने मोहन को धक्के देकर निकाल दिया था। मोहन हताश होकर लौट रहा था, तभी झाड़ियों से कराहने की आवाज आई। अरे, ये नन्ही से चिड़िया, इसके पंख तो खून से सने हैं। कितना तड़प रही है ये। लगता है किसी बेरहम शिकारी का तीर इसकी रूह को छूकर गुजरा है। मोहन चिड़िया को हथेली पर उठाता है। चिड़िया कांप रही है। छोटी सी जान, तू क्यों रोती है? तेरा तो कोई घर भी नहीं जिसे जमींदार छीन ले। देख, मेरे पास तुझे खिलाने के लिए दाना तो नहीं है, पर ये पानी की आखिरी बूंदे तेरे नाम। मेरी प्यास से बड़ी तेरी जिंदगी है। मेरी धोती का ये टुकड़ा शायद तेरे घाव ना भर पाए, पर तेरी तड़प को थोड़ा आराम तो दे सकता है। मोहन अपनी फटी कमीज का कोना फाड़ता है और बड़ी कोमलता से चिड़िया की पट्टी करता है। अचानक एक तेज रोशनी होती है और चिड़िया एक दिव्य परी में बदल जाती है। मोहन, मैंने आज तक महलों में सोने के थाल में 56 भोग खाते हुए लोग देखे हैं, पर तुम्हारे जैसा अमीर दिल नहीं देखा। जिसके पास खुद के खाने को निवाला नहीं, वो अपनी फटी कमीज फाड़कर एक पक्षी का घाव भर रहा है। तुम्हारी इस निस्वार्थ करुणा ने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूं। आप कौन हैं देवी? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा थी मोहन। ये लो, ये आलू और मटर के बीज साधारण नहीं है। इन्हें उस जमीन पर बोना जहाँ तुमने अपनी गरीबी के सबसे ज्यादा आंसू बहाए हैं। ये फसल तुम्हारी तकदीर बदल देगी। लेकिन याद रखना, ये जादू तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द रहेगा। जिस दिन अहंकार आया, ये फसल पत्थर बन जाएगी। परी तो एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आसमान में विलीन हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई मोहन को हक्का बक्का, निशब्द और कांपते हाथों में वो मखमली पोटली थामे हुए। मोहन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद भूख के मारे उसका सर चकरा रहा है और ये सब उसकी कल्पना है। वो बार बार अपनी आँखों को मलता और फिर उस सुनहरी पोटली को देखता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहन, तू पागल हो गया है। भूख और धूप ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है। भला एक मामूली चिड़िया परी कैसे बन सकती है? और ये बीज, ये मखमली कपड़ा, क्या सच में इसमें मेरी किस्मत बंद है, या ये मेरी आखिरी उम्मीद का कोई क्रूर मजाक है? अगर मैंने ये बात घर पर बताई तो बिमला हंसेगी। माँ कहेगी कि बेटा होश खो बैठा है। पर ये पोटली, इसका स्पर्श कितना कोमल है, जैसे किसी ने रूह को सहला दिया हो। वो पगडंडी पर चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चिड़िया फिर से कहीं चहकती हुई मिल जाएगी। उसके मन में डर और उम्मीद की एक जंग चल रही थी। पैर थक कर भारी हो रहे थे, पर दिल की धड़कनें किसी अनहोनी की आहट से तेज थीं। मोहन जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि दीपक आंगन में मिट्टी से खेल रहा है और बिमला चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियां बटोर रही है। मोहन का चेहरा उतरा हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन, आ गए तुम? क्या हुआ? जमींदार ने कुछ दिया? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? और तुम ऐसे कांप क्यों रहे हो, जैसे कोई डरावना सपना देख लिया हो? बिमला, माँ, जल्दी इधर आओ। आज जो हुआ, अगर मैं अपनी आंखों से न देखता तो कभी यकीन न करता। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पर आज कुदरत ने मुझसे बात की है। क्या हुआ बेटा? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? शांत हो जा, पहले पानी पी। माँ, आज रास्ते में मैंने एक घायल चिड़िया की जान बचाई। उसे पानी पिलाया, अपनी कमीज फाड़कर उसकी पट्टी की, और फिर पलक झपकते ही वो चिड़िया एक नुमानी परी में बदल गई। उसने कहा कि वो मेरी परीक्षा ले रही थी। उसने मुझे ये बीज दिए हैं माँ। उसने कहा कि ये जादुई आलू और मटर हैं। अगर इन्हें सच्चे मन से बोया जाए तो ये हमारी तकदीर बदल देंगे। बिमला हैरानी और अविश्वास से, परी? मोहन, क्या कह रहे हो? कहीं भूख के मारे तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? इस जमाने में परियां कहाँ आती हैं? हमें मेहनत से रोटी नहीं मिल रही और तुम करिश्मे की बात कर रहे हो? बिमला, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते भर मैं खुद को यही समझाता रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। पर देखो इस पोटली को, क्या ये किसी गरीब किसान के घर की चीज लग रही है? माँ, जब उस परी ने मुझसे बात की तो मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी आवाज में वही ममता थी जो तुम्हारी आवाज में है। उसने कहा, जब तक मन साफ रहेगा ये फसल सोना उगलती रहेगी। बेटा, इस दुनिया में जो हम देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। तेरी ईमानदारी का सिला देने खुद विधाता किसी न किसी रूप में आते ही हैं।
बिमला, शक मत कर, ये बीज नहीं, ये हमारे सब्र के आंसू। दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था। उस गांव का नाम खाती गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे। गांव के लोगों का जीवन खेती पर निर्भर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, उसकी पत्नी विमला और उसका 5 साल का बेटा दीपक था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उगता हुआ सूरज दुनिया के लिए रोशनी लाता है, पर मोहन के लिए ये सिर्फ एक और दिन की जद्दोजहद लेकर आता है। फूस की छत से छनकर आती रोशनी सीधे उसकी बीमार माँ के चेहरे पर पड़ती है। मोहन, आज दीपक को क्या कहूंगी? कल रात उसे बहलाकर सुला दिया था कि सुबह उठते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब वो जागने वाला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और मेरी ममता लहूलुहान हो रही है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? भरी आंखों से। बिमला, तुम्हारी ये खामोश सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती हैं। मैं किसान हूँ, धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना मेरा काम है, पर आज किस्मत ने मेरा ही सीना चाक कर दिया है। जमींदार के चक्कर काट काट कर पैर के जूते घिस गए, पर वो उधार देने को तैयार नहीं। पर हार नहीं मानूंगा, आज फिर जाऊंगा। शायद खुदा को मेरी मेहनत पर नहीं तो इस मासूम दीपक की भूख पर तरस आ जाए। सरस्वती देवी अंदर से खांसते हुए, बेटा मोहन, पास आ। देख, मेरा अंत समय करीब है, पर मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे जमीर को न खा जाए। बेटा, भूख बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। पर तू वादा कर, चाहे पेट पीठ से सट जाए, पर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है, पर चोट गहरी करती है। माँ, आपके संस्कार ही मेरी पूंजी है। मैं खाली हाथ लौट सकता हूँ, पर कलंकित हाथ लेकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मोहन जमींदार के घर चला जाता है। नंगे पांव, फटी हुई कमीज और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लिए मोहन जमींदार की हवेली के बाहर खड़ा है। सूरज की तपिश उतनी नहीं चुभ रही थी जितनी पेट की भूख और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार साहब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मानो मोहन का दुख उनके लिए कोई मनोरंजन हो। माई बाप, हुजूर, इस अभागे की विनती सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि पिछला लगान अभी पूरा नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है सरकार। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। मेरा 5 साल का बेटा दीपक, जो अब तक खेलता कूदता था, आज भूख के मारे निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। वो मुझसे रोटी नहीं मांगता सरकार, बस अपनी पथराई आंखों से मुझे देखता है और उसकी वो खामोश नजरें मेरे कलेजे को छलनी कर देती हैं। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी माँ बीमार है, तेरा बेटा भूखा है, इसमें मेरा क्या कसूर? पिछली बार भी तूने यही रोना रोया था। ये धरती प्यासी है तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, तेरी गरीबी का बोझ नहीं उठाना। हुजूर, आप तो गांव के अन्नदाता हैं, अगर आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? मुझे बस थोड़े से आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं देखूंगा। मैं अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन को सींच दूंगा। मैं वादा करता हूँ सरकार, फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी माँ घुट घुट कर मर रही है, उसे दवा चाहिए। हुजूर, एक बाप होने के नाते मुझ पर तरस खाइए। क्या एक गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं है? हक की बातें मत कर मोहन, हक अमीरों की जागीर होती है। बीज चाहिए, बीज की कीमत लगती है। तेरे पास देने को क्या है? वो 2 बीघा जमीन जो पहले ही गिरवी है। जा, यहाँ से दफा हो जा। अपनी इन भीगी आंखों से मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। हुजूर, आज आप मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिएगा, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। मैं अपनी मेहनत बेचने आया था, अपनी खुददारी नहीं। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी मिट्टी भी सोना उगलेगी। आज आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वक्त का पहिया घूमेगा हुजूर, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। मोहन अपनी फटी हुई आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया। सुबह की पहली किरण के साथ जब मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां घुटनों तक ऊंची हरी भरी फसल लहलहा रही थी। बड़े बड़े चमकदार आलू और मोतियों जैसे मटर के दाने। तभी वहां से काला गुजरा, काला हैरानी और चिढ़ के साथ। अरे मोहन, ये क्या तमाशा है?
कल शाम तक तो यहाँ मिट्टी उड़ रही थी और आज एक ही रात में इतनी बड़ी फसल। कौन सा गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है तेरे? या कहीं शहर से कोई चोरी का माल लाकर यहाँ गाड़ दिया है? नहीं काला भाई, ये ना कोई चोरी है और ना कोई तमाशा, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। कल एक घायल चिड़िया की मदद की थी, बस उसी की दुआओं ने आज ये रंग दिखाया है। देख भाई, कितने सुंदर आलू और मटर है, तू भी थोड़े घर ले जा। दुआएं? चिड़िया मुझे बेवकूफ समझता है, ये जरूर कोई काला जादू है। जोर से, मुझे तेरे खैरात की जरूरत नहीं है मोहन। याद रख, जो रातों रात उगता है वो रातों रात ढल भी जाता है। काला के मन में शांति नहीं थी। वो जानना चाहता था कि मोहन को ये सब मिला कैसे। वो बिल्ली के कदमों से मोहन के टूटे हुए घर के पीछे पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर मोहन, बिमला और माँ बातें कर रही हैं। मोहन, मुझे अब भी यकीन नहीं होता, वो सुनहरी परी सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने कहा था ना कि जब तक दिल साफ रहेगा ये फसल बढ़ती रहेगी। हाँ बिमला, उसने उसी बरगद के पेड़ के पास दर्शन दिए थे जहां से मैं रोते हुए लौट रहा था। वो दिव्य प्रकाश, वो ममता भरी आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकता। काला भाई को शक हो रहा था, पर उसे कैसे समझाऊं कि ये सब दया का फल है। काला खिड़की के बाहर बुदबुदाते हुए, अच्छा तो ये बात है, बरगद का पेड़, परी और सुनहरी पोटली। अगर उस भीख मंगे मोहन को परी मिल सकती है तो मैं तो उससे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं भी कल उसी पेड़ के पास जाऊंगा और उस परी से सब कुछ छीन लूंगा। काला सुबह सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने एक जाल बिछाया और एक चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि वो किसी चिड़िया को घायल करेगा और फिर उसकी मदद का नाटक करेगा। कहाँ है वो परी? ओ चिड़िया, बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए कितने दाने लाया हूँ। बस एक बार मेरे सामने आ जा और मुझे वो मखमली पोटली दे दे। मुझे आलू मटर नहीं, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मैं उस मोहन से बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। काला घंटों चिल्लाता रहा, कभी रोने का नाटक करता तो कभी लालच में पेड़ की टहनियां हिलाता, लेकिन वहाँ सन्नाटा छाया रहा। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और एक आकाशवाणी हुई। काला, प्रार्थना हृदय से की जाती है, लालच से नहीं। मोहन ने एक जान बचाने के लिए अपनी कमीज फाड़ी थी और तू एक जान लेने के लिए जाल बिछा रहा है। जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तेरा मन ईर्ष्या की राख से भरा है। लालच की फसल कभी मीठी नहीं होती। नहीं, ये नाइंसाफी है। उस गरीब को सब कुछ और मुझे कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मोहन का भी कुछ नहीं रहने दूंगा। मैं आज रात उसके खेत को शमशान बना दूंगा। मोहन ने पहली फसल घर लाई। बिमला ने जब आलू और मटर की सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बीमार माँ ने जैसे ही एक निवाला खाया, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पिताजी, ये आलू तो बहुत मीठे हैं। क्या ये सचमुच हमारे खेत के हैं? अब मुझे स्कूल जाने के लिए नया बस्ता मिलेगा ना? हाँ मेरे बच्चे, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। बिमला देखो, भगवान ने सुन ली। आज माँ की आंखों में चमक देखी? ये उन जादुई बीजों का ही प्रताप है। बिमला आंखों में आंसू भरकर, मैं तो डर गई थी मोहन। मुझे लगा था कि गरीबी हमारी पहचान बन गई है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हमारे घर में भी लक्ष्मी ने कदम रखा है। पर मुझे उस काला से डर लगता है, उसकी नजरें हमारे खेत पर जमी हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में हरिपाल नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत चतुर किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी खेती पर मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताता था। वह दिखने में सामान्य था, पहनावे में सादा और बोलचाल में विनम्र, लेकिन उसके पास जीवन को समझने की गहरी बुद्धि थी। इसलिए गांव के लोग अपने झगड़े, फैसले और समस्याएं उसी से पूछते थे। उसी राज्य के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और विद्वान थे, पर उनके मन में एक चिंता थी कि आजकल लोग केवल किताबों का ज्ञान दिखाते हैं, जबकि सच्ची बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह पूरे राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति को खोजेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल होगा उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और चालाक लोग राजधानी पहुंचे, पर हरिपाल शुरू में नहीं गया, क्योंकि उसे न इनाम का लालच था और न दरबार की चाह।
लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह साधारण वस्त्र पहनकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पहली परीक्षा में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर पूछा कि इनमें से अधिक उपयोगी क्या है। अधिकतर लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, पर हरिपाल ने कहा कि उपयोग वस्तु में नहीं, परिस्थिति में होता है। यह उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा में राजा ने पानी का घड़ा और सोने की थैली रखकर पूछा कि प्यासा मुसाफिर क्या चुनेगा। जहां लोग धन की ओर झुके, वहीं हरिपाल ने कहा, महाराज, जीवन रहेगा तभी धन काम आएगा। और राजा और प्रसन्न हो गए। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोगों को एक रात महल के बगीचे में रहना होगा और सुबह तक ऐसा फल लाना होगा जो न जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। साथ ही किसी भी पहरेदार को नाराज नहीं करना होगा। बाकी सब लोग इस परीक्षा को नामुमकिन मानकर पीछे हट गए, पर हरिपाल ने हार नहीं मारी। रात भर सोचने के बाद हरिपाल को समझ आया कि राजा ने यह नहीं कहा था कि फल केवल पेड़ से ही तोड़ा जाए, बल्कि यह कहा था कि फल न तो जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। सुबह होते ही उसने महल के बगीचे में लगे फूलों के पौधों और झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अंगूर की बेल पर गई जो दीवार के सहारे छड़ी हुई थी। उस पर फल यानी अंगूर जमीन से ऊपर था, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं। हरिपाल ने पहरेदारों से विनम्रता से पूछा कि क्या वह उस बेल के पास जा सकता है, क्योंकि वह राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसकी शांति, नम्रता और सच्चाई देखकर पहरेदारों ने उसे रोकने के बजाय रास्ता दे दिया। हरिपाल ने बिना किसी नियम को तोड़े बेल से फल तोड़ा और दरबार में ले आया। जब राजा ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो हरिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सच्ची बुद्धि कठिन रास्ता चुनने में नहीं, बल्कि नियमों को समझकर सही और सरल मार्ग ढूंढने में होती है। यह सुनकर राजा वीरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि हरिपाल ही सच्चा चतुर है, क्योंकि उसने ज्ञान, धैर्य और व्यवहार तीनों का संतुलन दिखाया है। राजा ने उसे सोने का पुरस्कार दिया, लेकिन हरिपाल ने उतना ही सोना लिया जितना गांव में कुआं बनवाने के लिए आवश्यक था, और बाकी लौटा दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जो बुद्धि दूसरों के भले के लिए काम आए, वही सबसे बड़ी बुद्धि होती है। हरिपाल सम्मान के साथ अपने गांव लौट आया और पहले की तरह सादगी से जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची चतुराई दिखावे में नहीं, बल्कि सही सोच और सही आचरण में होती है। सीख: सच्ची बुद्धि वही है जो नियमों को समझे, अहंकार से दूर रहे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं, तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर, जमींदार होगा। मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी। इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ, मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो।
और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनं भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला, जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में हरिपाल नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत चतुर किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी खेती पर मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताता था। वह दिखने में सामान्य था, पहनावे में सादा और बोलचाल में विनम्र, लेकिन उसके पास जीवन को समझने की गहरी बुद्धि थी। इसलिए गांव के लोग अपने झगड़े, फैसले और समस्याएं उसी से पूछते थे। उसी राज्य के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और विद्वान थे, पर उनके मन में एक चिंता थी कि आजकल लोग केवल किताबों का ज्ञान दिखाते हैं, जबकि सच्ची बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह पूरे राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति को खोजेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल होगा उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और चालाक लोग राजधानी पहुंचे, पर हरिपाल शुरू में नहीं गया, क्योंकि उसे न इनाम का लालच था और न दरबार की चाह। लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह साधारण वस्त्र पहनकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पहली परीक्षा में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर पूछा कि इनमें से अधिक उपयोगी क्या है।
अधिकतर लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, पर हरिपाल ने कहा कि उपयोग वस्तु में नहीं, परिस्थिति में होता है। यह उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा में राजा ने पानी का घड़ा और सोने की थैली रखकर पूछा कि प्यासा मुसाफिर क्या चुनेगा। जहां लोग धन की ओर झुके, वहीं हरिपाल ने कहा, महाराज, जीवन रहेगा तभी धन काम आएगा। और राजा और प्रसन्न हो गए। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोगों को एक रात महल के बगीचे में रहना होगा और सुबह तक ऐसा फल लाना होगा जो न जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। साथ ही किसी भी पहरेदार को नाराज नहीं करना होगा। बाकी सब लोग इस परीक्षा को नामुमकिन मानकर पीछे हट गए, पर हरिपाल ने हार नहीं मारी। रात भर सोचने के बाद हरिपाल को समझ आया कि राजा ने यह नहीं कहा था कि फल केवल पेड़ से ही तोड़ा जाए, बल्कि यह कहा था कि फल न तो जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। सुबह होते ही उसने महल के बगीचे में लगे फूलों के पौधों और झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अंगूर की बेल पर गई जो दीवार के सहारे छड़ी हुई थी। उस पर फल यानी अंगूर जमीन से ऊपर था, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं। हरिपाल ने पहरेदारों से विनम्रता से पूछा कि क्या वह उस बेल के पास जा सकता है, क्योंकि वह राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसकी शांति, नम्रता और सच्चाई देखकर पहरेदारों ने उसे रोकने के बजाय रास्ता दे दिया। हरिपाल ने बिना किसी नियम को तोड़े बेल से फल तोड़ा और दरबार में ले आया। जब राजा ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो हरिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सच्ची बुद्धि कठिन रास्ता चुनने में नहीं, बल्कि नियमों को समझकर सही और सरल मार्ग ढूंढने में होती है। यह सुनकर राजा वीरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि हरिपाल ही सच्चा चतुर है, क्योंकि उसने ज्ञान, धैर्य और व्यवहार तीनों का संतुलन दिखाया है। राजा ने उसे सोने का पुरस्कार दिया, लेकिन हरिपाल ने उतना ही सोना लिया जितना गांव में कुआं बनवाने के लिए आवश्यक था, और बाकी लौटा दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जो बुद्धि दूसरों के भले के लिए काम आए, वही सबसे बड़ी बुद्धि होती है। हरिपाल सम्मान के साथ अपने गांव लौट आया और पहले की तरह सादगी से जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची चतुराई दिखावे में नहीं, बल्कि सही सोच और सही आचरण में होती है। सीख: सच्ची बुद्धि वही है जो नियमों को समझे, अहंकार से दूर रहे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं, तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी। इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ, मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे।
तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला। जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया। मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे
मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मर्चों से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मर्चू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मर्चू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मर्चू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा। और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मर्चू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मर्चू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मर्चू जंगल के और अंदर चला आया। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर, जमींदार होगा। मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी। इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ, मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर
वह दोनों रामू में दे लठ लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको। इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला। जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना। जो आज आपके घर में उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था, आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया। मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे? इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं?
मेरे पास जितने पैसे थे मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मर्चू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता, मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मर्चू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मर्चू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मर्चू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मर्चू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मर्चू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मर्चू जंगल के और अंदर चला आया। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में हरिपाल नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत चतुर किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी खेती पर मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताता था। वह दिखने में सामान्य था, पहनावे में सादा और बोलचाल में विनम्र, लेकिन उसके पास जीवन को समझने की गहरी बुद्धि थी। इसलिए गांव के लोग अपने झगड़े, फैसले और समस्याएं उसी से पूछते थे। उसी राज्य के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और विद्वान थे, पर उनके मन में एक चिंता थी कि आजकल लोग केवल किताबों का ज्ञान दिखाते हैं, जबकि सच्ची बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह पूरे राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति को खोजेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल होगा उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और चालाक लोग राजधानी पहुंचे, पर हरिपाल शुरू में नहीं गया, क्योंकि उसे न इनाम का लालच था और न दरबार की चाह। लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह साधारण वस्त्र पहनकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पहली परीक्षा में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर पूछा कि इनमें से अधिक उपयोगी क्या है। अधिकतर लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, पर हरिपाल ने कहा कि उपयोग वस्तु में नहीं, परिस्थिति में होता है। पत्थर और लकड़ी दोनों ही
यह उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा में राजा ने पानी का घड़ा और सोने की थैली रखकर पूछा कि प्यासा मुसाफिर क्या चुनेगा। जहाँ लोग धन की ओर झुके, वहीं हरिपाल ने कहा, महाराज, जीवन रहेगा तभी धन काम आएगा। और राजा और प्रसन्न हो गए। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोगों को एक रात महल के बगीचे में रहना होगा और सुबह तक ऐसा फल लाना होगा जो न जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। साथ ही किसी भी पहरेदार को नाराज नहीं करना होगा। बाकी सब लोग इस परीक्षा को नामुमकिन मानकर पीछे हट गए, पर हरिपाल ने हार नहीं मारी। रात भर सोचने के बाद हरिपाल को समझ आया कि राजा ने यह नहीं कहा था कि फल केवल पेड़ से ही तोड़ा जाए, बल्कि यह कहा था कि फल न तो जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। सुबह होते ही उसने महल के बगीचे में लगे फूलों के पौधों और झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अंगूर की बेल पर गई जो दीवार के सहारे छड़ी हुई थी। उस पर फल यानी अंगूर जमीन से ऊपर था, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं। हरिपाल ने पहरेदारों से विनम्रता से पूछा कि क्या वह उस बेल के पास जा सकता है, क्योंकि वह राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है। उसकी शांति, नम्रता और सच्चाई देखकर पहरेदारों ने उसे रोकने के बजाय रास्ता दे दिया। हरिपाल ने बिना किसी नियम को तोड़े बेल से फल तोड़ा और दरबार में ले आया। जब राजा ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो हरिपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि सच्ची बुद्धि कठिन रास्ता चुनने में नहीं, बल्कि नियमों को समझकर सही और सरल मार्ग ढूंढने में होती है। यह सुनकर राजा वीरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि हरिपाल ही सच्चा चतुर है, क्योंकि उसने ज्ञान, धैर्य और व्यवहार तीनों का संतुलन दिखाया है। राजा ने उसे सोने का पुरस्कार दिया, लेकिन हरिपाल ने उतना ही सोना लिया जितना गांव में कुआं बनवाने के लिए आवश्यक था, और बाकी लौटा दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जो बुद्धि दूसरों के भले के लिए काम आए, वही सबसे बड़ी बुद्धि होती है। हरिपाल सम्मान के साथ अपने गांव लौट आया और पहले की तरह सादगी से जीवन जीने लगा। लेकिन उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने समझ लिया कि सच्ची चतुराई दिखावे में नहीं, बल्कि सही सोच और सही आचरण में होती है। सीख: सच्ची बुद्धि वही है जो नियमों को समझे, अहंकार से दूर रहे और अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करे। सुबह की पहली किरण के साथ जब मोहन अपने खेत पहुंचा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां घुटनों तक ऊंची हरी भरी फसल लहलहा रही थी। बड़े बड़े चमकदार आलू और मोतियों जैसे मटर के दाने। तभी वहां से काला गुजरा। काला हैरानी और चिढ़ के साथ, अरे मोहन, ये क्या तमाशा है? कल शाम तक तो यहाँ मिट्टी उड़ रही थी और आज एक ही रात में इतनी बड़ी फसल। कौन सा गड़ा हुआ खजाना हाथ लग गया है तेरे? या कहीं शहर से कोई चोरी का माल लाकर यहाँ गाड़ दिया है? नहीं काला भाई, ये ना कोई चोरी है और ना कोई तमाशा। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। कल एक घायल चिड़िया की मदद की थी, बस उसी की दुआओं ने आज ये रंग दिखाया है। देख भाई, कितने सुंदर आलू और मटर है, तू भी थोड़े घर ले जा। दुआएं? चिड़िया मुझे बेवकूफ समझता है। ये जरूर कोई काला जादू है। जोर से, मुझे तेरे खैरात की जरूरत नहीं है मोहन। याद रख, जो रातों रात उगता है वो रातों रात ढल भी जाता है। काला के मन में शांति नहीं थी। वो जानना चाहता था कि मोहन को ये सब मिला कैसे। वो बिल्ली के कदमों से मोहन के टूटे हुए घर के पीछे पहुंचा और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर मोहन, बिमला और माँ बातें कर रही हैं। मोहन, मुझे अब भी यकीन नहीं होता। वो सुनहरी परी सच में हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई थी। उसने कहा था ना कि जब तक दिल साफ रहेगा ये फसल बढ़ती रहेगी। हाँ बिमला, उसने उसी बरगद के पेड़ के पास दर्शन दिए थे जहाँ से मैं रोते हुए लौट रहा था। वो दिव्य प्रकाश, वो ममता भरी आंखें, मैं कभी नहीं भूल सकता। काला भाई को शक हो रहा था, पर उसे कैसे समझाऊं कि ये सब दया का फल है। काला खिड़की के बाहर
बुदबुदाते हुए। अच्छा, तो ये बात है। बरगद का पेड़, परी और सुनहरी पोटली। अगर उस भीख मंगे मोहन को परी मिल सकती है तो मैं तो उससे कहीं ज्यादा चालाक हूँ। मैं भी कल उसी पेड़ के पास जाऊंगा और उस परी से सब कुछ छीन लूंगा। काला सुबह सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने एक जाल बिछाया और एक चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि वो किसी चिड़िया को घायल करेगा और फिर उसकी मदद का नाटक करेगा। कहाँ है वो परी? ओ चिड़िया, बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए कितने दाने लाया हूँ। बस एक बार मेरे सामने आ जा और मुझे वो मखमली पोटली दे दे। मुझे आलू मटर नहीं, मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए। मैं उस मोहन से बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। काला घंटों चिल्लाता रहा, कभी रोने का नाटक करता तो कभी लालच में पेड़ की टहनियां हिलाता, लेकिन वहाँ सन्नाटा छाया रहा। अचानक एक तेज ठंडी हवा चली और एक आकाशवाणी हुई। काला, प्रार्थना हृदय से की जाती है, लालच से नहीं। मोहन ने एक जान बचाने के लिए अपनी कमीज फाड़ी थी और तू एक जान लेने के लिए जाल बिछा रहा है। जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तेरा मन ईर्ष्या की राख से भरा है। लालच की फसल कभी मीठी नहीं होती। नहीं, ये नाइंसाफी है। उस गरीब को सब कुछ और मुझे कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मोहन का भी कुछ नहीं रहने दूंगा। मैं आज रात उसके खेत को शमशान बना दूंगा। मोहन ने पहली फसल घर लाई। बिमला ने जब आलू और मटर की सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बीमार माँ ने जैसे ही एक निवाला खाया, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पिताजी, ये आलू तो बहुत मीठे हैं। क्या ये सचमुच हमारे खेत के हैं? अब मुझे स्कूल जाने के लिए नया बस्ता मिलेगा ना? हाँ मेरे बच्चे, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। बिमला, देखो, भगवान ने सुन ली। आज माँ की आंखों में चमक देखी? ये उन जादुई बीजों का ही प्रताप है। बिमला आंखों में आंसू भरकर, मैं तो डर गई थी मोहन। मुझे लगा था कि गरीबी हमारी पहचान बन गई है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि हमारे घर में भी लक्ष्मी ने कदम रखा है। पर मुझे उस काला से डर लगता है। उसकी नजरें हमारे खेत पर जमी हैं।